वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए सी सेट इंग्लिश के एडजेक्टिव पार्ट को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुछ वीडियोस कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे संपर्क करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आपको यहाँ पर कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस क्लास को। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने रूल नंबर 16 तक डिस्कस कर रखा था। आज हम लोग रूल नंबर 17 को देखेंगे। रूल नंबर 17 में क्या दिया, एनअदर, अदर और एनी अदर, इसके बारे में आपको समझना है। ये तीनों एडजेक्टिव्स हैं, इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। देखिए, जो एनअदर है, एनअदर और इसके बाद जो अदर है, इसका प्रयोग हमेशा किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। इसका प्रयोग कभी भी नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं किया जाएगा, आपको ये याद रखना है। एनअदर का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर नाउन के साथ और अदर का प्रयोग किया जाता है प्लूरल नाउन के साथ। जबकि एनी अदर जो है, एनी अदर, इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ चुकी है। एनअदर का प्रयोग किया जाएगा सिंगुलर नाउन के साथ, अदर का प्रयोग किया जाएगा प्लूरल नाउन के साथ, लेकिन सेंटेंस होना चाहिए अफर्मेटिव। अब एनी अदर की बात करेंगे तो इसका प्रयोग किया जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ, है ना। ये चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, देखिए, ही हैज परचेज्ड अनदर बुक। देखिए, ही हैज परचेज्ड, उसने खरीद लिया अनदर बुक। यहाँ पे देखिए बुक क्या है, बुक सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पर अनदर का प्रयोग किया गया। आगे देखिए, सी हैज विजिटेड अदर प्लेसेस। देखिए, सी हैज विजिटेड, वो मतलब विजिट किया है कहाँ पर, अदर प्लेसेस। यहाँ पर अदर लिखा है ना, इसलिए यहाँ पे अदर लिखा है तो इसलिए यहाँ पे प्लेसेस दिया गया। या फिर ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पर अदर का प्रयोग किया गया। आई हैवंट सीन एनी अदर प्लेस। देखिए, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है ना, नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर एनी अदर का प्रयोग किया गया। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ चुकी है। एनअदर का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए, है ना। अदर का प्रयोग प्लूरल के लिए किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए। और एनी अदर सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ चलेगा, नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। अब आते हैं रूल नंबर 18। देखिए, रूल नंबर 18 में क्या दे रखे है, यहाँ पर दिया है फर्स्ट या फॉरमोस्ट। अब ये दोनों एडजेक्टिव होते हैं। अब फर्स्ट या फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट जो होता है ना, इसका प्रयोग क्रम में, मतलब जैसे बताते हैं ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये इसका प्रयोग क्रम में किया जाता है पहले के लिए। और जो फॉरमोस्ट होता है, फॉरमोस्ट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण। तो आपको चीजें समझ में आ चुकी। जब आपको ऑर्डर बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आप फर्स्ट का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो फॉरमोस्ट है ये क्या होता है, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, राम वॉज द फर्स्ट टू अराइव हियर, मतलब यहाँ पहुंचने वाला सबसे पहला कौन था, राम था, है ना। आगे दिया, इंदिरा गांधी वॉज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम, मतलब इंदिरा गांधी अपने समय की महत्वपूर्ण राजनेत्री थी, है ना। मतलब यहाँ पर पॉलिटिशियन की बात किया गया। तो देखिए, आपको बस इतना याद रखना, फर्स्ट मतलब ऑर्डर बता रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो जाएगा, और फॉरमोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट, है ना, महत्वपूर्ण। रूल नंबर 19 यहाँ पर क्या दिया, वर्बल और ओरल। देखिए, वर्बल जो होता है, वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक, मतलब कोई चीज लिखा हुआ है ना। ओरल का मतलब होता है मौखिक, कोई चीज आपको मौखिक बताया गया। वर्बल एवं ओरल को समान अर्थ में आजकल प्रयुक्त किया जाने लगा है। ओरल का अर्थ होता है जबानी, जबानी मतलब बोला जा रहा है, मौखिक है, जबकि वर्बल का अर्थ होता है शाब्दिक, मतलब लिखा गया। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा है, अ वर्बल पिक्चर, मतलब यहाँ पर एक बना हुआ पिक्चर है। एन ओरल मैसेज, मतलब मुंह से बताया गया मैसेज है। यहाँ पर देखिए, देयर इज वर्बल सिमिलरिटीज इन दीज टू एसेस, मतलब ये जो दो ऐसे लिखे हैं ना, इनमें वर्बल सिमिलरिटीज, मतलब इनके शब्द समान दिख रहे हैं। आगे है, ही इन्फॉर्म मी ओरली अबाउट हिज एब्सेंस, है ना, वह अनुपस्थित रहेगा, इसकी सूचना उसने मुझे ओरली दिया था। तो आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। आगे रूल नंबर 20 में क्या दे रखा है, ड्यू टू और ओविंग टू, इसका मतलब समझते हैं। देखिए, ड्यू टू और ओविंग टू, इसका मतलब जो होता है ना, लगभग एक समान होता है, बस दोनों में इतना फर्क है कि ड्यू टू का प्रयोग जो किया जाता है, ये अक्सर सब्जेक्ट और वर्ब के बाद किया जाता है। पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब आएगा, इसके बाद आप देखेंगे ड्यू टू का प्रयोग किया जाएगा सामान्यतः, है ना। लेकिन जो ओविंग टू होता है, ओविंग टू का प्रयोग एकदम स्टार्ट में किया जाता है। सबसे पहले ओविंग टू आएगा, इसके बाद सेंटेंस शुरुआत होगी, है ना। देखिए, यहाँ पे दिया है, ड्यू टू का अर्थ रिजल्ट ऑफ, मतलब कि कारण से, जबकि ओविंग टू का अर्थ होता है बिकॉज ऑफ, मतलब इस कारण, है ना। ड्यू टू
का मतलब जो होता है मेड टू का प्रयोग एक प्रीपोजिशन की तरह हुआ है ना। ड्यू टू का प्रयोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद किया जाता है, जबकि ओविंग टू का प्रयोग सामान्यतः पहले किया जाता है। यहाँ पर यही चीज बताया गया, देखिए ही फेल्ड ड्यू टू हिज नेग्लिजेंसी, है ना, मतलब उसने नेग्लेक्ट किया चीजों को, है ना, उसने उपेक्षित किया, ध्यान नहीं दिया, इस वजह से वो फेल हुआ है। ओविंग टू हिज नेग्लिजेंसी ही फेल्ड, मतलब अपने देखिए मतलब चीजों को उसने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से फेल हुए। ठीक, अब आगे बढ़ते रूल नंबर 21 में क्या दिया, गुड वर्सेस वेल। देखिए गुड जो होता है ना, गुड का प्रयोग एडजेक्टिव के तौर पर किया जाता है, लेकिन वेल का प्रयोग प्रायः एडवर्ब के तौर पर किया जाता है। इसको याद रखेंगे तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। जैसे देखिए बोला जाता है ना गुड बॉय, अब यहाँ पे बॉय नाउन हो गया, है ना, अब बॉय की क्वालिटी बताएगी तो गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब जैसे बोल दिया गया है ना स्विम्स वेल, अच्छा तैरता है, तो यहाँ पे देखिए स्विम जो है एक तरीके का वर्ब है और वर्ब की जो विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, देखिए इन both कैजुअल स्पीच एंड नॉर्मल फॉर्मल राइटिंग, है ना, वी फ्रीक्वेंटली हैव टू चूज बिटवीन द एडजेक्टिव गुड एंड द एडवर्ब वेल। देखिए एडजेक्टिव क्या है, गुड एडजेक्टिव है, और इसके बाद वेल क्या है, एडवर्ब है ना। विद मोस्ट वर्ब्स देयर इज नॉट कंस्टेंट, फिर व्हेन मॉडिफाइंग अ वर्ब यूज द एडवर्ब, है ना, मतलब अगर कभी वर्ब को मॉडिफाई करना है तो आपको एडवर्ब का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे ही स्विम्स वेल, देखिए यहाँ पे वर्ब है तो इसलिए वेल का प्रयोग किया गया है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि गुड एक एडजेक्टिव होता है और जो वेल होता है एक एडवर्ब होता है। इसी प्रकार यहाँ पर दिया रूल नंबर 22, है ना, बैड वर्सेस बैडली, है ना, बैड वर्सेस बैडली। जो बैड होता है, ये बैड क्या होता है, बैड एक तरीके से एडजेक्टिव होता है। ठीक, और किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ने पर, जैसे यहाँ पर बैड था, है ना, इसमें आपने क्या जोड़ा, आपने एल वाई जोड़ दिया, तो एल वाई जोड़ने पर क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाते हैं। ये एडवर्ब जब पढ़ाया जाएगा तो इसमें बताया जाएगा। तो बैड आपका एडजेक्टिव है और जो बैडली एडवर्ब हो जाएगा। तो सेम टू सेम सीधी सी बात है, ये किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा, और ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ चुकी है। अब यहाँ तक जो हम लोगों ने चीजें पढ़ा है, सामान्य जो एडवर्ब जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में डिस्कस किया गया। अब रूल नंबर 1 जो आपको फिर से दिख रहा है ना, यहाँ से चीजें चलेंगी डिग्री ऑफ कंपैरिजन, है ना। तो पहले डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है ना, इसके लिए एक वीडियो हम लोग देखेंगे, फिर डिग्री के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस रूल्स को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।